Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 5, the formal method in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को कंप्लीट किया था, बिहेवियरल मेथड्स को किया था, इंटरफेस टेक्निक्स डिस्कस की थी. इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट लैंग्वेज पैरामीटर्स ऑफ फॉर्मल मेथड्स. जो इसमें आपकी जी नोटेशन क्या है, उसके टूल्स क्या हैं, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसकी ग्रामर लैंग्वेज क्या है, उसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ है. लास्ट लेक्चर में हमने बिहेवियरल को, इंटरफेस को, फिर डिफरेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस किया. उसमें इंसुलिन की केस स्टडी डिस्कस की, हमने एयरक्राफ्ट की केस स्टडी डिस्कस की. उन तमाम चीज़ों को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था. इंशाल्लाह ताला हम वहीं से इसको कैरी ऑन करते हैं. तो टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 5, फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस कोर्स. इन दिस कोर्स ऑफ फिफ्थ लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की बुक्स भी डिस्कस की थी. हमने ये कहा था कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं एक्चुअली बेसिकली जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स को डिज़ाइन करने के लिए और डिप्लॉयमेंट के बाद जो इंडस्ट्रियल के रिजल्ट्स होते हैं उसको लिंक करते हैं. तो इस टूल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट, जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप उसकी टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं. तो हमने ये डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर कि फॉर्मल मेथड्स जो है, जो आपके रियल टाइम सिस्टम्स हैं, आपके हेल्थ सिस्टम्स हैं, आपके बैंकिंग सिस्टम्स हैं, वहाँ पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं. क्योंकि जो आपके कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, और ये सिस्टम थोड़े से आपके कास्टली हैं, तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर को जितने भी सॉफ्टवेयर के रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हम फॉर्मल मेथड्स के डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स को अप्लाई करते हैं और उन तमाम मॉडल्स को हम चेक करते हैं. तो मॉडल चेकिंग के लिए हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स हैं, जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो आपकी शुगर इंसुलिन की एग्जांपल थी, हमने उसको डिस्कस किया कि सिस्टम किस तरीके से उसको ऑटोमेट करता है और ऑटोमेशन के बाद किस तरीके से उसको लेके चलता है. तो यहाँ पे जो हमारा मेजर गोल्स हैं वो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के हैं कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. तो अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक देखें कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए जो आपके पास गोल है, आप ये देखें कि यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज टू डेवलप द कोड. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो यूज़ है ये यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर वैसे तो अभी तक हो जाना चाहिए क्लियर, लेकिन स्टिल अगर स्टिल यू पीपल आर कंफ्यूज, तो अभी मज़ीद ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में, मतलब इसकी एग्जांपल है कि हम जब बात करते हैं कि यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ यूज़ करते हैं, मैथडोलॉजीज टू डेवलप द कोड. जो हमारे पास वो मैथडोलॉजीज, वो प्रोसीजर्स, वो रूल्स, वो रेगुलेशन जिनसे हम कोड को डेवलप करते हैं फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. हम अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर ही अपनी लैंग्वेज को, अपने कोड को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. अब इसमें जो फॉर्मल मेथड्स का यूज़ किस स्टेज पे है, ड्यूरिंग कोड डेवलपमेंट. हम जब उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग डेवलपमेंट में हम उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने फॉर्मल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब हम उसको इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं कि वेयर वी कैन यूज दिस फॉर्मल मेथड इन द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज और इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो जो आपके पास जितनी भी आपकी ड्यूरिंग कोड डेवलपमेंट होती है, कोड डेवलपमेंट के अंदर हम अपने फॉर्मल मेथड को यूज़ करते हैं और हम उसमें क्या चीज़ अपनी अचीव करते हैं, हम अपनी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अचीव कर रहे होते हैं अपने उन कोड्स को यूज़ करके. व्हाट आर द फॉर्मल मेथड्स, हमने इसमें डिस्कस किया था कि टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सम मैथमेटिक्स, कि आपकी वो टेक्निक्स जो आपके कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करते हैं,
ठीक है, उन टेक्निक्स को एनालाइज करना, उन टेक्निक्स को स्टडी करना, ठीक है। हमने उसको कहा था कि वो आपके सारे के सारे फॉर्मल मैथड है। दिस डज नॉट मीन दैट द यूजर मस्ट बी अ मैथमेटिशियन। अब इस देखें, जो यूजर है वो फॉर्मल मैथड जो डिजाइन कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो उसकी कोडिंग कर रहा है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो तो एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, वो तो एक सिस्टम आर्किटेक्ट है, ठीक है। वो अब इट नॉट नेसेसरी कि जो उसका यूजर हो, ठीक है, वो भी एक मैथमेटिशियन हो, क्योंकि उसने तो एक सिस्टम को, एक बिल्ट अप सिस्टम को यूज करना है, ठीक है। उसका जो काम है, मैक्सिमम जो उसकी इंटरेक्शन है वो सिस्टम की यूजेज के साथ है, इसके अलावा उसकी किसी की चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं है, उसने खाली सिस्टम को यूज करना है। तो जो आपकी फॉर्मल मेथड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ये डेफिनेशन लिखी है कि दिस डज नॉट मीन दैट द यूजर मस्ट बी अ मैथमेटिशियन, कि वो आपका मैथमेटिशियन हो। सम ऑफ द वर्क इज डन इन एन इनफॉर्मल वे ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, कि जो हमारे पास सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम जो है वो अपना यूज करते हैं उसको। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास में देखा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज क्या होती हैं। फॉर्मल कोटेशंस किस तरह लिखी जाती हैं, इनफॉर्मल किस तरह लिखी जाती हैं, फॉर्मल प्रोसीजर्स किस तरह लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल प्रोसीजर्स किस तरह लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द वर्क इज डन इन एन इनफॉर्मल वे ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी। तब हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं फॉर्मल मेथड्स की, हम अगर बात करें तो जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, फर्स्ट इज डिटेक्टिव वेरिफिकेशन, ठीक है। एक आपने वेरिफिकेशन तो पढ़ी होगी, हम जब भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास वैलिडेशन और टेस्टिंग लाजमी होती है, वेरिफिकेशन भी होती है, वैलिडेशन भी होती है और टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये डिटेक्टिव वेरिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन में और डिटेक्टिव वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को हम किस कंसेप्ट में किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जो आपके पास डिटेक्टिव वेरिफिकेशन है, यूजिंग सम लॉजिकल फॉर्मलिज्म प्रूव फॉर्मली दैट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई इट्स स्पेसिफिकेशन। तो देखिए, हमने शुरू में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं और आपने उसकी 10 मेजर रिक्वायरमेंट्स फाइंड की, R1 R2 एंड अप टू R10, और आप जब उसको डिलीवर करने जाते हैं आप उसको 15 रिक्वायरमेंट्स के साथ डिलीवर कर देते हैं। अगर तो उसमें उस 10 में उसकी 8 to 9 रिक्वायरमेंट्स कवर होंगी देन तो बहुत खुश होगा, लेकिन अगर उन 15 में से सिर्फ उनकी 4 जो उसकी 10 थी वो 4 कवर हो रही हैं और बाकी रिक्वायरमेंट्स कवर नहीं हो रही, तो वो आपको 15 के ऊपर आपको जो यूज़र है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, वो आपका ज़्यादा खुश नहीं होगा बिकॉज उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। तो अब हमने ये देखना होता है, डिटेक्टिव वेरिफिकेशन यही होती है कि ये उस सिस्टम की जो एग्जैक्टली SRS डायग्राम होती है, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, ये उसके साथ उसको मैच करना होता है इसने, कि अगर तो ये मैच कर रही है कि जो आपकी सिस्टम है, जिस तरह का आपका सिस्टम है वैसे ही यही है, फिर तो वो ठीक है। लेकिन वो अगर मैच नहीं कर रही तो हम इसको डिटेक्टिव स्पेसिफिकेशन नहीं कहते। तो डिटेक्टिव जो आपकी वेरिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रूव फॉर्मली दैट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई इट्स स्पेसिफिकेशन, कि उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उन तमाम को वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। सेकंड क्या है, मॉडल चेकिंग है। अब आपके पास सॉफ्टवेयर के बहुत से मॉडल्स हैं, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास इंक्रीमेंटल मॉडल है, बोएम मॉडल है, ठीक है, आपके पास आपका स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। तो ये आपके सारे के आपके पास आपका वाटरफॉल मॉडल है। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं इन तमाम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इसका यूजेज है। तो अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आप किस तरह का सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करना चाह रहे हैं।
तो मॉडल चेकिंग के अंदर हम क्या कहते हैं कि यूज सम सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली चेक दैट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई इट्स स्पेसिफिकेशन, कि हमारे पास कुछ जनरलाइज रूल्स एंड प्रोसीजर्स हों, कुछ रेगुलेशंस हों कि जो हमारे सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली चेक करे कि जो आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो अपने स्पेसिफिक यानी वो आप टू स्पेसिफिकेशन मैच करता है कि नहीं करता, अगर नहीं करता तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से मैच किया जा सकता है। तो ये हम अपनी जो मॉडल चेकिंग है ये हम उसमें डिस्कस करते हैं कि यूज़ सम सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली check that the software satisfy its specification. Then testing है, टेस्टिंग में क्या है कि check executions of the software according to some coverage scheme, कि जो उसकी जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो हम जो है जो आपकी नीड्स थी, जो आपकी कवरेज स्कीम थी, क्या वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो एक्चुअली बग्स होते हैं वो सारे के सारे आपको पता चलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कि आपने सॉफ्टवेयर किस तरह का डिज़ाइन किया, आपकी इनपुट क्या थी और आप क्या आउटपुट चाह रहे थे। लेकिन जब आपने टेस्टिंग किया तो आपने देखा कि इनपुट तो सेम है लेकिन उसकी जो आउटपुट आ रही है वो कुछ और आ रही है, उसकी आउटपुट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं, ये अपनी टेस्टिंग में करते हैं। तो फॉर्मल मेथड की जो एग्जांपल है उसमें आपकी एक डिटेक्टिव वेरिफिकेशन हो गई, एक आपकी मॉडल चेकिंग हो गई और एक आपकी टेस्टिंग हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक हमारे पास टिपिकल हम एक सिचुएशन देखते हैं कि बॉस मार्क आई वांट दैट द न्यू इंटरनेट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विल बी फ्लॉलेस। ओके, अब ये उसका बॉस है, वो मार्क को कहता है कि आई वांट दैट द न्यू इंटरनेट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विल बी, एक उसने सॉफ्टवेयर बनाया है जो इंटरनेट के ऊपर बैठ के मार्केट करेगा, किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, ठीक है, कि वो उसमें कोई फ्लॉलेस, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। मार्क, ठीक है, अब जो उसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, हूँ वेल आम ओ आ वे डू आई स्टार्ट। अब एंड हिज नो इज अ क्वेश्चन। अब जो मार्क है उसको ये नहीं पता कि वो इसको कहाँ से, बिकॉज टेस्टिंग के देर आर सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स, देर आर सर्टेन मैथडोलॉजीज, देर आर सर्टेन प्रोसीजर्स। अब मार्क को ये नहीं पता कि उसने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। सो अब वो यहाँ पे यानी वो उसको किस तरीके से बताए कि वो 100% फ्लॉलेस है, देयर इज नो फ्लॉ इन दैट सॉफ्टवेयर मार्केटिंग। तो अब वो क्या कहता है, बॉब आई हैव जस्ट द सोल्यूशन फॉर यू, इट वुड सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, अब बॉस ने मार्क को काम दिया कि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाया है हमने इंटरनेट मार्केटिंग के लिए, जो इंटरनेट के जितने भी फ्लॉज है उसको अब तुम ये चेक करो कि वो इंटरनेट मार्केटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कितने % फ्लॉज रह गए हैं, कोई फ्लॉ है तो हम उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। अब जो मार्क है वो यहाँ परेशान है कि वो उसको कहाँ से स्टार्ट करे। ठीक है कि वो कहता है कि वे डू आई स्टार्ट, कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। बॉब आई हैव जस्ट द सोल्यूशन फॉर यू, इट वुड सॉल्व एवरीथिंग। बॉब उसको कोई जो है वो एक सोल्यूशन देना चाहता है, वो क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सम कंसर्न्स, अब ये वो कंसर्न्स है, मैं अगर एक मिनट अगर चलो बैक पे नहीं जाते, यानी आपको आइडिया हो गया कि मार्क ने, ठीक है, बॉस ने मार्क की एक ड्यूटी लगाई, बॉस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वो इंटरनेट के ऊपर चीज़ें सेल करेगा, उसकी मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा। ड्यूटी लगी है मार्क की कि तुम चेक करके बताओ कि ये सॉफ्टवेयर जब हम इंटरनेट पे जब हम इसको यूज़ करें तो इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं आ रहे। अब मार्क बस जो है परेशान है कि फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट, मुझे क्या चेक करना है, किस तरह चेक करना है, बिकॉज टेस्टिंग की, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा कोर्स होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग का, जो टेस्टिंग की डिफरेंट मेथडोलॉजी जिसमें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स बताई जाती हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस तरह की जाती है, सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स की मेथडोलॉजीज कौन कौन सी हैं। तो अब जो उसका दोस्त है कोई और है बॉब, वो कहता है चले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह चेक करें। अब ये उसके डिफरेंट, ठीक है, अब इसके अंदर जो सम कंसर्न्स हैं, नंबर 1 कि टेस्टिंग की, ठीक है, विच टेक्निक, अब जैसे सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है और एक बॉक्स टेस्टिंग होती है। अब आपको बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, आपको ये पता होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट में मैंने कौन सी केस स्टडी यूज करनी है, मैंने कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी है, मैंने कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप कोडिंग तो एक प्रोग्रामर भी कर लेता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम द असिस्टेंट प्रोजेक्ट पीएम, तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर मैनेजर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू नो कि जब वो आप तब कर सकते हैं जब आपको तमाम मॉडल, जिस तरह हमने कहा कि आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो बहुत से मॉडल्स आपके पास है, ठीक है। आपके पास बोएम मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, एंड लॉट ऑफ अदर मॉडल्स आर available for the software building. So which model is more suitable for your requirements? तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास तमाम कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, आपके पास एक कंपैरिजन आपने किया हुआ है, आपके पास एक कंपैरिजन है, आपके पास पूरा एक उसका एनालिसिस है। तो जो आपके पास एक जो आपका एक कंपैरेटिव जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, वहां से आप बताएंगे कि किस मॉडल के क्या फ्लॉज हैं, किसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, कौन सा मॉडल कहाँ यूज किया जा सकता है, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा कम्प्लेक्स है, ठीक है, कि किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। तो ये टास्क होता है बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर का या पीएम का, कि वो बताए कि अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो ये केस स्टडी है, अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो ये केस स्टडी है, अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है। फर्स्ट इज दैट विच टेक्निक यू विल यूज, ठीक है, हम अपनी टेस्टिंग करनी है, विच टूल, किस टूल में करेंगे, विच एक्सपर्ट्स, ठीक है, कौन कौन से उसके एक्सपर्ट्स हैं, व्हाट लिमिटेशन, आपकी लिमिटेशन किस तरह की है, व्हाट मेथडोलॉजी, कौन सी मेथडोलॉजी इसमें आप यूज करना चाहते हैं, कौन सी आपने मेथडोलॉजी यूज की है, एट विच पॉइंट्स, किस पॉइंट्स पे, एंड देन हाउ एक्सपेंसिव, वो कितनी एक्सपेंसिव है, एंड हाउ मैनी पीपल, उसमें कितने पीपल्स हैं, ठीक है, देन नीडेड एक्सपर्टीज, काइंड ऑफ ट्रेनिंग, उसमें कोई ट्रेनिंग है कि नहीं, साइज की लिमिटेशन है कि नहीं, ठीक है, वो कितना रिलायबल है, ठीक है, वो एग्जैक्ट, ठीक है, वो आपका जो उसके अंदर एग्जॉस्टिव है वो कितना है, ठीक है, उसमें एग्जैक्टिवनेस है कि नहीं है, उसमें एक्सप्रेसिवनेस है कि नहीं है, वो सपोर्टेज है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके कंसर्न्स हैं। जब आप टेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो ये सारे के सारे कंसर्न्स हैं, क्योंकि टेक्निक्स भी बहुत सी हैं जो आप उसमें यूज कर सकते हैं, आपके पास टूल्स भी बहुत से हैं जो आप उसमें यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी बहुत से हैं, लिमिटेशन भी बहुत सी हैं। तो अब जब आपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी है, ठीक है, और ये बताना है कि वो फ्लॉलेस है, तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स आपके जहन में होंगे तो आप कुछ करेंगे। तो अब इस तरह के क्यूरीज को, इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को किस तरीके से टैकल करते हैं, उनको किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है, कि उसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, किन कंसर्न्स के अंदर हम उन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है बैड माउथ। बैड माउथ क्या चीज़ है, ठीक है, फॉर्मल मेथड्स कैन ओनली बी यूज बाय द मैथमेटिशियंस। जो फॉर्मल मेथड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके मैथमेटिशियंस हैं, मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट मैथ, कंप्यूटिंग मेथड एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट इज नोन एज फॉर्मल मेथड्स, ठीक है जी। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज इटसेल्फ प्रोन टू एरर्स, सो व्हाई बॉदर, ये सेकंड, ठीक है, यूजिंग फॉर्मल मेथड विल स्लो डाउन द प्रोजेक्ट। अब अगर हम एक स्लाइड बैक में मैं अगर मूव करूं तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, ठीक है,
जो है मैं जब यूज़ करता हूँ तो मैं इसके लिए फॉर्मल मेथड्स यूज़ करता हूँ। उन मेथड्स को यूज़ करके मैं टूवर्ड डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट की तरफ जाता हूँ। और डेफिनेटली जब मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगा, ये टेक्निक्स यूज़ करूँगा, तो जो मेरा सिस्टम है दैट विल बी स्लो, दैट विल बी कम्प्लेक्स, बट एट द अंदर एंड, ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं दैट शुड बी मोर देन 90%। तो अब आपने ट्रेड ऑफ करना है सिस्टम के साथ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, एंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो यूजिंग फॉर्मल मेथड्स विल स्लो डाउन द प्रोजेक्ट। जब आप फॉर्मल मेथड को यूज करेंगे तो डेफिनेटली टाइम बार जो है, एक इसका जो प्रॉब्लम है वो टाइम की जो टाइमिंग है वो, ठीक है, सॉफ्टवेयर की वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन रेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी जो बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो अब हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं सम आंसर्स के क्वेश्चन से। अब फॉर्मल मेथड कैन ओनली बी यूज बाय मैथमेटिशियन, रॉन्ग। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये अगर हमने बात की है कैन ओनली बी यूज बाय मैथमेटिशियन, तो ये ऐसा नहीं है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं ना, ये तो काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने, लेकिन ये बनाया किसने है, मैथमेटिशियन ने बनाया है, ठीक है जी। दे आर बेस्ड ऑन सम मैथ बट द यूजर शुड नॉट केयर। इसका आंसर आप देख लें, हमने कहा है कि फॉर्मल मेथड कैन ओनली बी यूज बाय द मैथमेटिशियन, हम कहते हैं रॉन्ग, नो, दे आर बेस्ड ऑन सम मैथ। मैथमेटिक्स में तो हमने पहले भी कहा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बेस करते हैं, कंप्यूटिंग पे बेस करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दे आर बेस्ड ऑन सम मैथ बट द यूजर शुड नॉट केयर, यूजर को इसकी केयर नहीं करनी चाहिए। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज इटसेल्फ प्रोन टू एरर्स, सो वाई बॉदर, कि जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो खुद ही आपका उन एरर्स को जो है प्रोन करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप उसको बॉदर नहीं। अब ये सेकंड क्वेश्चन था, वी ऑप्ट टू रिड्यूस द एरर नॉट एलिमिनेट देम। हम एरर्स को देखें, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप अगर आप इसको जनरल लाइफ में देखें तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, बुराइयाँ कम हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि वो 100% फॉल्स, नो, तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसी तरीके से हम जब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो हम एरर्स को रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कहें कि सॉफ्टवेयर एरर फ्री है, सो इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, ठीक है। वक्त के साथ आप देखें, आप विंडोज़ है उसके पैचेज आ रहे हैं, उसके वर्जन आ रहे हैं, वर्जन 2, वर्जन 3, वाई, बिकॉज आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, आपकी मोबाइल्स हैं, एक बनाते हैं फिर उसमें आपको फॉल्ट नजर आता है, फिर आप उससे दूसरा बनाते हैं, वो बनाते हैं उसमें फॉल्ट नजर आता है। दिस इज एग्जैक्टली नोन एज रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसको हम R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उसको फॉरवर्ड की जा रहे हैं, दिस इज़ R&D, ठीक है। और हर कंट्री में आपके डिफरेंट टाइप के R&Ds होते हैं जो इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, इनको डेवलप करते हैं और इनकी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि वी ऑप्ट टू रिड्यूस द एरर नॉट एलिमिनेट देम, हम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उनको रिड्यूस तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देन यूजिंग फॉर्मल मेथड विल स्लो डाउन द, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है फॉर्मल मेथड वो उसको स्लो करता है, मे बी इट विल स्पीड इट अप वंस एरर आर फाउंड अर्लियर, ठीक है। तो ये भी है कि स्लो तो करता है, लेकिन जब आप एक कोशिश करते हैं कि आपने एरर्स को एलिमिनेट कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है, तो जब फ्यूचर में आप उस प्रोडक्ट को रन करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी टाइम सेव करेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो था कि यूजिंग फॉर्मल मेथड विल स्लो डाउन द प्रोजेक्ट, मे बी इट विल स्पीड इट अप वंस एरर्स आर फाउंड अर्लियर। अगर आपको एरर पहले मिल जाते हैं तो फिर ये आपको जो बूस्टअप भी कर सकता है। तो ये इसके कुछ आंसर्स थे। अब इसमें जो आपकी एग्रेशंस है कि ऑटोमेटिक जो वेरिफिकेशन कैन ऑलवेज फाइंड एरर्स, जो भी आपकी ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होती हैं वो हमेशा आपके एरर फाइंड करती हैं। डिटेक्टिव वेरिफिकेशन कैन शो दैट द सॉफ्टवेयर इज completely safe. Testing is the only industrial practical method,
ठीक है। अब हम ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि अब हम जितने भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हम जो इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए हम अपना एक पूरे का पूरा एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट रखते हैं जो उन तमाम को टेस्ट करता है, उन तमाम को चेक करता है। तो इसी तरीके से जो आपकी टेस्टिंग है, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी शो करना इट्स वेरी कॉस्टली, ठीक है। हर कंपनी ये चीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। आपने देखा होगा जिस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 9002, ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर है, आपका हार्डवेयर है, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, तो उसने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपने उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना है तो आपको उन स्टैंडर्ड्स से उसको लेजिटिमेट करवाना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना होता है। तो आपको फिर उसकी डिफरेंट फीसेस भी होती हैं, वो पे करनी पड़ती हैं। फिर आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, उसमें आप जब उसको बना रहे हैं तो आपने तब भी चेक करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ये तमाम के तमाम हम उसमें यूज़ करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी डिटेक्टिव है या जो टेस्टिंग है इज़ द ओनली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल मेथड। ये आपका एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। उसके सर्टेन रूल्स हैं, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। अब इसमें अवर अप्रोच क्या है कि लर्न सेवरल मेथड, डिटेक्टिव वेरिफिकेशन, मॉडल चेकिंग, टेस्टिंग और प्रोसेस अलजबरा, ठीक है। ये हमने बहुत से मेथड हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक आपकी डिटेक्टिव वेरिफिकेशन होगी, एक आपकी मॉडल चेकिंग है, एक आपकी टेस्टिंग का एक पूरा आपका प्रोसीजर है, उसके प्री डिफाइंड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और आपका जो है एक पूरा टेस्टिंग आपका अलजबरा है, आपके मैथमेटिक्स है। आपको कुछ के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, कुछ के बेनिफिट्स हैं। हम उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। लर्न एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस इन ऑर्डर टू चूज द राइट मेथड एंड टूल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लर्न एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस इन ऑर्डर टू चूज द राइट मेथड एंड टूल्स, लर्न हाउ टू कंबाइन एग्जिस्टिंग मेथड्स, ठीक है। अब हमने इसमें यही सीखना है, इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है, राइट मेथड चूज़ किस तरह करना है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग आपने किस तरीके से करनी है, कौन सा मेथड आपके पास है एग्जैक्टली है जिसको अपने फोकस करना है, ठीक है, जिसने आपको ठीक है जिस मेथड को आपने लेके चलना है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अपने मेथड और टूल्स को हम तब चूज़ कर सकते हैं जब हमें उसका एक कंपैरेटिव पूरा एनालिसिस किया होगा, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है किस मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, तो आप कभी भी चूज़ नहीं कर सकते, आप कभी भी इसमें से शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी चूज़ करनी है और कौन सी टेक्निक यूज करनी है। अब यहां पे जो हमारा एम्फेसिस है द प्रोसेस कि सिलेक्टिंग द टूल्स, मॉडलिंग, वेरिफिकेशन एंड लोकेटिंग एरर्स। मैं भी यही बात कर रहा था कि आपका जो प्रोसेस है कि आपने कौन सा टूल सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस टूल की जो सिलेक्शन है वो आपकी किस बेसिस के ऊपर होनी है, वो आपने किस तरीके से उसको आपने सेलेक्ट करना है। देन मॉडलिंग वेरिफिकेशन, ठीक है, कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। मॉडल में भी बहुत से बताए आपको, मैं बार बार उसका आंसर ये दे रहा हूँ कि आपको कंपैरिजन आना चाहिए। कंपैरिजन क्या है कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, जिसके और थर्ड चीज़ क्या है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मॉडल है, इसमें प्लस पॉइंट्स इतने हैं, नेगेटिव पॉइंट इतने हैं, ठीक है। दूसरा मॉडल है, ठीक है, सेम रिक्वायरमेंट्स पे इसकी प्लस पॉइंट्स ये हैं, माइनस पॉइंट ये हैं। तीसरा मॉडल है सेम रिक्वायरमेंट्स में ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे जो सबसे बेस्ट मॉडल है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है, ठीक है, वो कौन सा मॉडल जो फिट इन हो रहा है, तो आप उस मॉडल को चूज़ करके उस मॉडल को उसके ऊपर जो है डिप्लॉय करेंगे। फिर वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे कि जब जो आपका मॉडल था, जो आपके इनिशियल जो आपकी बेसिक नीड्स थी, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो सारी की सारी उसके ऊपर फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो ठीक हो रही हैं, नहीं हो रही तो क्या इशू आ रहे हैं।
अब इसमें टूल्स, बहुत से टूल्स हैं, ठीक है। इसमें हैंड्स ऑन में आपका पीवीएस टूल है, आपका स्पिन है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं विजुअल नोटेशन में, तो इसमें स्टेट चार्ट्स हैं, इसमें एमएससीएस है, इसमें यूएमएल है, ठीक है। यूएमएल तो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ी होगी, ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग, आपकी लैंग्वेज की डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, आपकी एक्टिविटी डायग्राम एंड सो ऑन। ये तो आपने डेफिनेटली देखी होगी। वो जितनी भी बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें हम अपनी जितनी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम उसमें अपनी डिफरेंट टाइप की जितनी भी डायग्राम्स हैं, यूएमएल डायग्राम, वो सारी की सारी हम उसमें यूज़ करते हैं। फिर सम मोर एम्फेसिस द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड यूजिंग फॉर्मल मेथड्स, कि आपका क्या प्रोसेस होगा, आपके रूल्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, जिसके ऊपर आप अपना फॉर्मल मेथड सेलेक्ट करेंगे, किन बेसिस के ऊपर, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप अपना फॉर्मल मेथड जो है सेलेक्ट करेंगे। सेकंड क्या है, द एप्रोप्रिएट नोटेशन इन पर्टिकुलर विजुअल नोटेशन, कि आप कौन सी नोटेशन यूज़ करेंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद टूल, कि अब आपके पास जो टूल आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें आपकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सी शॉप के लिए हैं और आपने उसको डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज सी शॉप में नहीं है, तो देन तो ये भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो ये इनको फोकस करना पड़ सकता है कि आप उनको किस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। द अनवेरिएबल इजीनेस ऑफ ग्रेडिंग, ठीक है। अब जो आपके पास अनवेरिएबल इजीनेस ऑफ ग्रेडिंग है, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास चूज सम स्मॉल प्रोजेक्ट इन ग्रुप्स। इवन हम जब अपना काम आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ये तो डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है, लेकिन जब आप सिस्टम के साथ, ये क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और लाइव क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, तो हम एट द एंड ऑफ कोर्स, ये एट द एंड ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है। हम जिसमें उसका फोकस क्या होता है कि ड्यूरिंग क्लास चूज सम स्मॉल प्रोजेक्ट इन ग्रुप्स, ठीक है। मतलब वो क्या होता है कि उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एक्सप्लोर सम एग्जाम्पल यूजिंग टूल्स, कि जो आपकी एग्जांपल्स हैं, जो आपके डिफरेंट टूल्स हैं, उनको आपने किस तरीके से एक्सप्लोर करना है। इम्प्लीमेंटिंग आ सिंपल अल्गो, अगर आपने एक सिंपल अल्गो है तो आपने उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। डीलिंग विद न्यू मटेरियल, तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि अगर उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए ये टूल है, अगर ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये टूल है, और वो किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है। ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो स्टूडेंट को ये बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा, ये बेसिक आइडिया नहीं होगा, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा सकता। और इम्प्लीमेंटेशन वो तभी कर सकता है कि जब उसको टूल पता हो, अपनी बेसिक नीड्स पता हो, अपनी रिक्वायरमेंट पता हो, इन दैट केस वो उसको डिप्लॉयमेंट कर सकता है। तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसकी जब हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक उसमें ऑफिस की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, एक बेसिक आपका सिनेप्सिस होता है 2-3 पेजेस का, ठीक है, कि आपने उसको किस तरह प्रेजेंट करना है पर ग्रुप ने। तो ये आपकी लर्निंग के लिए किया जाता है। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें आपके पास एक पूरी आपकी हायरार्की बनी होती है। टॉप पे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर आपके असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, फिर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, फिर सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, फिर आपके जो प्रोग्रामर्स होते हैं। तो वो हर बंदा एक दूसरे को आंसरेबल होता है। और जब एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसकी डिवीजन होती है, टॉप टू बॉटम आया जाता है कि भाई इसने ये करना है, इसने ये करना है, इसने ये करना है। तो दैट शुड बी अ टीम वर्क, ठीक है। तो वो और तो वहाँ पे हम जब अपनी ग्रेडिंग करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि सॉफ्टवेयर को आपने किस तरह डिवाइड करना है। इसको हम डिवाइड एंड कंकर रूल भी कहते हैं। कि तब आपके पास इसमें टॉपिक्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखें कि वेरीफाई सम एग्जांपल यूजिंग सम टूल्स, ठीक है। उसमें आपके पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं, टीसीपी है, यूडीपी है, नोवल का आईपीएक्स एसपीएक्स है, एप्पल टॉक है, नेटबेओ है, ये सारे म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है। और इसमें एडवांस टॉपिक्स में हम अगर बात करें तो इसमें आपकी एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, रिडक्शन आ जाती हैं, पार्टीशन आ जाती हैं, आपका स्टैटिक एनालिसिस आ जाता है, आपकी वेरीफाइंग पुश डाउन ऑटोमेट आ जाता है,
और वेरीफाइंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आ जाते हैं। तो बात फिर वहीं पहुंच गई जहां से हमने स्टार्ट की थी कि बॉस मार्क कैन यू वेरीफाई दिस फॉर मी, मार्क ओके फर्स्ट आई हैव टू, ठीक है। अब बॉस ने उसे कहता है कि मार्क कैन यू वेरीफाई दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वेरीफाई कर सकते हो, मार्क ओके फर्स्ट आई हैव टू। क्या कहना चाह रहा है वो, थिंग्स टू डू। अब यानी उसको क्या करना है, यानी अब ये देखें कि अब हम इसको प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं इस कोर्स को एंड ऑफ ये चाहता हूं कि आपको इंडस्ट्रियल पता चले कि हम पढ़ तो लेते हैं कोर्स, हमें ये पता नहीं होता कि उसकी इंडस्ट्री की इंप्लीमेंटेशन क्या है। हम जब सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हैं, हम जब मार्केट में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं, डिस्कस की होती हैं, लेकिन हम उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ नहीं गए होते, हमने उसको सिर्फ पढ़ा होता है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो पॉइंट्स, ठीक है, वो चीज़ें भी बताई जाएँ कि जो इंडस्ट्री के साथ लिंक हो। आप जब इस कोर्स को कम्प्लीट करें, जब अपनी डिग्री कंप्लीट करें, तो आप उसको जाके इंडस्ट्री में जाके डिप्लॉय कर सकें, उसकी डिप्लॉयमेंट की जा सके। तो डिप्लॉयमेंट के लिए आप उसको तब ही उसको डिप्लॉय करेंगे जब आपको सारी चीजें इन डेप्थ पता होंगी। तो वो मार्क क्या कहता है, ओके फर्स्ट आई हैव टू, क्या करना चाहता है भाई वो, थिंग्स टू डू, चेक द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टू एनालाइज। अब वो अब देखिए, अब उसके ध्यान में एक सिस्टम है ना। अब आप अगर आपने आज से 7-8 साल पहले अगर आपको याद हो, अब तो तमाम घरों में DSL आ गया, फाइबर ऑप्टिक्स आ गई, ठीक है, वायरलेस आ गया। तो डायलअप में हम नेट यूज़ किया करते थे। तो जब आपका नेट, आप वो पहले अपने फ़ोन की केबल निकाल के डायलअप में उसमें मॉडेम में लगाते थे, फिर बटन प्रेस करते थे तो वो एक सेशन बनता था। फिर बाज़ दफ़ा जब नेट नहीं चलता था तो आप क्या करते थे, फ़ोन उठाते थे, उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते थे। तो वो आपको एक ये नहीं कहता था कि भाई नेट नहीं चल रहा, वो आपको फिर गाइड करता था कि जी पहले अपना आईपैड देखें, अपना मॉडेम देखें, लाइन देखें, टेलीफोन में लाइट आ रही है नहीं आ रही। देयर वर सर्टेन स्टेप्स टू डायग्नोज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो स्टेप्स ना करे तो वो तो फिर अब 4 घंटे भी लगा रहे तो वो उसको डायग्नोस नहीं कर सकता। जब वो 1 बाय 1 वो स्टेप्स बताता था कि पहले आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप ये करें, तो वो डायग्नोस्टिंग की तरफ जा रहा होता था कि उसको वो किस तरीके से डायग्नोस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे भी यही बात है कि जब आपने उसको डायग्नोस्ट करना है उन स्टेप्स को यूज करके, ठीक है, तो डायग्नोस्ट किस तरीके से आप कर सकते हैं, किन स्टेप्स के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मार्क यही कह रहा है कि चेक द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टू एनालाइज, कि किस तरह का सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है, वेब का सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन है, क्या है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कोई नेटवर्किंग का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो वही देखेगा, चेक द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टू एनालाइज, जो उसने एनालाइज करना है उसकी टाइप क्या है। देन चूज मेथड एंड टूल्स, के कौन से मेथड और टूल्स उसको चूज करने चाहिए। अब डेफिनेटली वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देखेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप का है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उस पर किस तरह का मेथड उसको चूज करना चाहिए। उसके बाद एक्सप्रेस सिस्टम प्रॉपर्टीज, कि सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो उसको चेक करेगा। मॉडल द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के मॉडल देखेगा। फिर आप उन मेथड्स को उसने अप्लाई करना है, फिर उन तमाम की वेरिफिकेशन देखनी है, उसके जितने भी उन तमाम के उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्टेन करने हैं। उन रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, उन तमाम एरर्स को आइडेंटिफाई करना है और सजेस्ट करेक्शन। देयर आर सर्टेन रूल्स। इस तरीके से हम अगर बैक स्लाइड पे जाते हैं, एक दफा दोबारा क्वेश्चन देखें क्या था। मार्क कैन यू वेरीफाई दिस फॉर मी, उसने एक सॉफ्टवेयर की सीरीज दे दी। अब उसने जस्ट बॉस ने तो ये कह दिया, अब बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट्स माय ड्यूटी, ठीक है। अब किन स्टेप्स, इस क्वेश्चन को मैं किन स्टेप्स के ऊपर वेरीफाई कर सकता हूं, ये उसके स्टेप्स हैं कि सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना है, मेथड्स देखने हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज देखी उसने, सॉफ्टवेयर पे कौन सा मॉडल यूज होगा, उन मेथड्स को अप्लाई किया, वेरिफिकेशन रिजल्ट्स आए, फिर उसने एनालाइज किया और उन एरर को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद वो बताएगा बॉस को कि ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है या ये काम कर रहा है। तो ये आपके पास सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन मेथड्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी कि देखें एक प्रोसीजर है ना, ठीक है। अब आप अगर उस यानी आपके पास रॉ मटेरियल गन्ना है, आप उससे शुगर बनाते हैं,
तो वो कोई मैजिक नहीं है, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर। फैक्ट्री है, गन्ने को पहले साफ किया जाता है, फिर उसमें डाला जाता है, फिर उसमें जब वो शुगर की फॉर्म में आता है तो वो सर्टेन प्रोसेसेस से गुजर के आता है। अगर वो शुगर नहीं बन रही तो हम उन प्रोसेसेस को देखेंगे कि किस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है। आप बीपी चेक करते हैं, आप शुगर चेक करते हैं, तो वो जो आपकी मशीन है उसके साथ एक सॉफ्टवेयर, मैंने कल भी कहा था कि ये कंप्यूटिंग ट्रायंगल है, यानी हर चीज में। आपका मोबाइल फोन है, आपकी कंप्यूटिंग ट्रायंगल है कि मोबाइल फोन है, यूजर है और उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और उसमें सॉफ्टवेयर उसका काम नहीं कर रहा तो वो आपके लिए यूजलेस है, ठीक है। और आपके पास यूएसबी में या सीडी के ऊपर उस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन मोबाइल नहीं है, तब भी बेकार है आपके लिए। और ये मोबाइल पड़ा है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है लेकिन उसको कोई यूज करने वाला नहीं है, तब भी यूजलेस है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी जितनी भी है ये कंप्यूटिंग ट्रायंगल में आती हैं। तो इसी तरीके से हम जब डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, हम जब डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं तो हम ये चीजें देखते हैं कि हमने उस सॉफ्टवेयर की जब हमने एब्स्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, हमने सॉफ्टवेयर के जब उसमें एरर फाइंड करने हैं तो वो हमने सर्टेन रूल पे फाइंड करने हैं। हमें पता तो हो कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स किस तरह जनरेट हो रहे हैं, कौन जनरेट कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। जब तक आप ये जनरेशन के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे आप तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने परफॉर्म करके यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम उसको किस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, किस तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई कि ये स्टेप से मेथड देखे, सिस्टम प्रॉपर्टीज देखी, सॉफ्टवेयर का मॉडल देखा, उसकी वेरिफिकेशन देखी, हमने उसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया, उनकी एरर्स को आइडेंटिफाई किया और आपने करेक्शन दे दी। अब मैं आप उसको 1 पेज की समरी दे सकता हूँ, उसको समरी प्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है। और वो पूछेगा, देखें मैं बॉस पूछ सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम आपको किस तरह पता चला, तो आप उसको बताएंगे मैंने ये टेक्निक लगाई, मैंने ये मेथड यूज किया, दैट्स वाई। तो हर चीज में आपके पास सर्टेन रूल्स है फॉर वेरिफिकेशन, फॉर टेस्टिंग एंड फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस मेजरमेंट। अब आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एक तो आपका अब ये बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन ये जो कॉमनली मोस्टली हम यूज करते हैं ये मैंने उसकी इसमें टाइप्स बताई हैं। फर्स्ट क्या है आपका सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर है, सेकंड क्या है कंकरेंट है, थर्ड क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, फोर्थ क्या है रिएक्टिव है, ठीक है, फिफ्थ क्या है प्रोटोकॉल्स है, सिक्स्थ क्या है एब्स्ट्रैक्ट अल्गोज है और सेवंथ क्या है फाइनाइट स्टेट है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। हम इन टाइप्स को भी देखते हैं वन बाय वन कि सिक्वेंशियल क्या है, कंकरेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, रिएक्टिव क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, अल्गोज क्या है। अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो अब आपके पास जो स्पेसिफिकेशन आ गई इनफॉर्मल, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं क्या होती है इनफॉर्मल, ठीक है, टेक्सचुअल एंड विजुअल। टेक्सचुअल जो टेक्स्ट है, विजुअल जो आपका विजुलाइज होता है। अब आप ये देखें, अब आप लोगों ने ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जिसमें स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ये अब उसी की एग्जांपल है, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी बिटवीन 1 to 5, विल बी बिटवीन 1 and 5, यानी 1 और 5 के बिटवीन होगी, ठीक है ना। यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अगर आपकी टाइप इंटीजर है, ठीक है। अगर मैंने उसको रखा हुआ फ्लोट रखा हुआ तो 2.1 भी हो सकती है, 2.2 भी हो सकती है, 2.4 भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आप बात की बिटवीन 1 and 5 until some point where it will become 7, ठीक है। इन एनी केस इट विल नेवर बी नेगेटिव, ये किसी भी केस में नेगेटिव नहीं होगी। अब हमने यहाँ कुछ रूल्स अपने प्रीडिफाइन कर दिए हैं कि जो वैल्यू है वो 1 से 5 के बिटवीन होगी, ठीक है, और सम पॉइंट पे वो 7 भी हो सकती है। इन एनी केस इट विल नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हम अगर आप इसको लिखें 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5 यूनियन एक्स लेस देन 7 एंड ब्रेसेस एक्स लेस देन 0। अब आप ये देखें, ये हमने स्टेट्स बनाई है। ये नंबर 1 ये स्टेट जो है ये आपने ऑटोमेटिक आपको पता होगा कि ये स्टेट्स क्या काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आप ये यहाँ इस तरफ चला गया तो मैं फिर ऑटोमेटिक तरफ चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑटोमेटा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये उसका प्री रेक्विजिट, यानी ये जो कोर्स है ऑटोमेटा इसका प्री रेक्विजिट है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ से जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू 7 है और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम क्या है,
यानी ये 0 से बड़ा होगा और 5 से जो है वो कम होगा, तो ये 1 बिटवीन 1 और 4 होगा। तो ये आपके पास, अब ये देखिए इसमें आपने इसमें विजुअल भी आ गया, इसमें टेक्सचुअल भी आ गया और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन है। अब आपने इसकी जो वेरिफिकेशन मेथड्स हैं वो किस तरह करना है कि फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है, इस पे आपने अप्लाई मॉडल चेकिंग कि आपने कौन सा मॉडल यूज करना है, कैसे यूज करना है। अप्लाई डिटेक्टिव वेरिफिकेशन जिसमें आपकी थ्योरम प्रूविंग है, कोई भी थ्योरम हो सकता है, उस केस के लिए कि हमने कौन सा बेस्ट अवेलेबल या बेस्ट मेजरेबल है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमें वेरीफाई करके बता दे कि ये कितने % ओके है। ठीक है, प्रोग्राम टू बिग टू कॉम्प्लिकेटेड, अप्लाई टेस्टिंग टेक्निक्स। अब हमें टेस्ट भी करना है, ठीक है, कि जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने लेजिटिमेट हैं, वो लेजिटिमेट हैं कि नहीं है, वो भी करने हैं। और अप्लाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, इन तमाम को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरिफिकेशन मेथड्स हैं, फाइनल स्टेट है, डिटेक्टिव वेरिफिकेशन है, टेस्टिंग टेक्निक्स है, और हम इसको मल्टीपल करके भी जो है कंबाइन करके इसको यूज कर सकते हैं। मॉडलिंग क्या है, ठीक है, कि यूज द, इसमें हम क्या बात करते हैं कि यूज द प्रोग्राम टेक्स्ट, कि जो आपका प्रोग्राम टेक्स्ट है वो आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ट्रांसलेट टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड इन सम प्रूफ सिस्टम, कि जो आपके पास एम्बेडेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उसको किसी सिस्टम में प्रूव करते हैं। ट्रांसलेट टू सम नोटेशन लाइक ट्रांजिशन सिस्टम, देखें अब जिस तरह यूनियन है, लैम्डा है, ठीक है, एंड नोटेशन है, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी कोई एक लैंग्वेज है। ट्रांसलेट टू फाइनाइट ऑटोमेटा, अब हम बात करते हैं ऑटोमेटा की, हम अब उसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ लेके जाते हैं। यूज विजुअल नोटेशन, उसके लिए हम अपनी विजुअल नोटेशन यूज कर सकते हैं। और स्पेशल केस में क्या है, ब्लैक बॉक्स, जैसे हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे हम जो अपनी टेस्टिंग यूज कर रहे हैं वो कौन सी टेस्टिंग होगी, वो हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। यहाँ पे हम अपनी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें सब टॉपिक है, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर एनालिसिस। अब मॉडल जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का आपने एनालिसिस करना है वो आपने किस बेसिस पे करना है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का जो आपका डिटेल जो आपका एनालिसिस है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर होगा, वो किस तरह होगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। मॉडलिंग एंड स्पेसिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये हमने दो चीजें पहले भी हमने देखी थी कि जो आपकी सॉफ्टवेयर है उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है वो आपने किस तरह करनी है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको देता हूं मैं वन बाय वन। हाउ टू स्पेसिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज्ड टू डू, देखिए सॉफ्टवेयर है वो क्या किस लिए बनाया गया है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, क्या वो वेब पोर्टल के लिए है, क्या वो पेरोल सिस्टम के लिए है, क्या वो बैंकिंग सिस्टम के लिए है, यानी वो किस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपका जो मेन है कि वो जो आपका रिजल्ट है वो क्या चीज़ मैनिपुलेट कर रहा है। वो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है, बहुत सी फील्ड्स है ना, तो अब आपने एक तो ये देखना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो किस बेस को, किस रिक्वायरमेंट्स को बना के उसको सपोज किया गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन ये आता था कि हाउ टू स्पेसिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू, कि वो क्या करेगा। कैन वी यूज द UML मॉडल आर पार्ट्स ऑफ इट। सेकंड, अब UML की ऑलमोस्ट 13 डायग्राम्स हैं, क्या हम वो डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, यस, तो क्यों करेंगे, ठीक है, किस क्या उसकी रीजन है, इफ नो तो क्या रीजन है, ये हमारे जहन में सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। थर्ड, कि हाउ टू मॉडल इट इन अ वे दैट अलाउज अस टू चेक इट, कि वो कौन सा मॉडल है जो हमें अलाउ करता है इसको चेक करने के लिए। तो वी हैव 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू स्पेसिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज्ड टू डू, कैन वी यूज द UML मॉडल आर पार्ट्स ऑफ इट, एंड हाउ टू मॉडल इट इन अ वे दैट अलाउज अस टू चेक इट। तो अभी हम इनको देखते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के इनके क्या आंसर्स हैं। अब सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट के जो आपके अभी हमने पीछे 7 सिस्टम टाइप्स देखी थी। तो फर्स्ट क्या है, सिक्वेंशियल सिस्टम्स है, फिर क्या है कंकरेंट सिस्टम जिसको मल्टी थ्रेडेड कहते हैं। एक सिंगल थ्रेडेड होता है, यानी एक होता है मल्टी थ्रेडेड, यानी जो
पल रिक्वेस्ट को सेंड और रिसीव कर रहा होता है वो मल्टी थ्रेडेड होता है। अब इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन हैं, देयर आर 3 सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है कि जो जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल हार्डवेयर होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। एक सर्वर लाइक, अब आपका एक सर्वर है, ठीक है, वो आपका सिर्फ बिलिंग देख रहा है, दूसरा सर्वर है वो डेटाबेस देख रहा है, तीसरा सर्वर है वो वेब की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, चौथा सर्वर है वो पेरोल के सिस्टम को। तो ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर है और जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ किया है। रिएक्टिव सिस्टम्स होते हैं आपके पास, इसी तरीके से आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, लाइक आपको मोबाइल फ़ोन भी आप कह सकते हैं, ये एक ही चिप के ऊपर आपका हार्डवेयर भी लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं इन डिटेल कि अब आपके पास जो सिक्वेंशियल सिस्टम है वो क्या है। तो परफॉर्म सम कंप्यूटेशनल टास्क, हैव सम इनिशियल कंडीशन, ये आप देख लेंगे, इसकी एग्जांपल है, और ये आपकी फाइनल असर्शन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम with this specification, specs mean with this specification are supposed to terminate, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जिसमें हमने इसको यूज़ किया है कि चेक करने के लिए। तो अब ये सिक्वेंशियल सिस्टम जो सीक्वेंस के साथ जिसपे 1 by 1 लाइक फर्स्ट स्टेप ये है, देन सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, जिसमें आपने सर्टेन रूल्स प्री डिफाइन किए हुए हैं, सीक्वेंस आपने डिफाइन किया हुआ है कि पहले स्टेप में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा। तो जहाँ पे आपने सीक्वेंस को डिफाइन किया हुआ है वो आपके पास सीक्वेंशियल सिस्टम्स है। कंकरेंट सिस्टम्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर इन्वॉल्व सेवरल कंप्यूटेशन एजेंट्स, जिसके अंदर बहुत से कंप्यूटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टर्मिनेशन में इंडिकेट एन एबनॉर्मल इवेंट, इंटरप्ट स्ट्राइक्स, ठीक है, जिसकी टर्मिनेशन तब होगी अगर कोई एबनॉर्मल फंक्शन आ जाए, 2 by इन्फिनिटी करें तो एबनॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। आप इस तरह की क्यूरीज दे के उसको इंटरप्ट क्रिएट कर सकते हैं। मे एक्सप्लॉयट डाइवर्स कंप्यूटेशनल पावर, ये इसका एक पॉइंट है जहाँ हम यूज कर सकते हैं। मे इन्वॉल्व रिमोट कंपोनेंट्स, एक नेटवर्क यहाँ, एक यूएसए, ठीक है, एक दुबई, एक चाइना, ठीक है, वी कैन यूज लाइक कनेक्टेड सिस्टम्स। मे इंटरेक्ट विद यूजर्स, लाइक ये रिएक्टिव भी है, ठीक है। मे इन्वॉल्व हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, जो आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ये उसके लिए एम्बेडेड होके भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये कंकरेंट सिस्टम्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है जो आपके मॉडलिंग सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि रिप्रेजेंटिंग कंकरेंसी allow one transition at a time or allow अब देखिए इसमें कंसीडिंग जो हो रही है कि या तो हम एक ट्रांजिशन को हम ये कह रहे हैं कि एट अ टाइम वो आपकी रन हो रही है, ठीक है। ये अब मॉडलिंग सिस्टम्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं इसमें देख रहे हैं कि एक तो हम जो ट्रांजिशन है एक वक्त में हम एक ट्रांजिशन रन कर सकते हैं, हम मल्टीपल ट्रांजिशंस को रन नहीं कर सकते, ठीक है, एक वक्त में एक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें जो आपकी ट्रांजिशंस हैं उसकी जो असाइनमेंट्स हैं, चेक्स हैं, मेथड्स हैं, ऑल द सिस्टम आर लोकल, वन थ्रेड एट अ टाइम स्टेट्स। अब जितने भी आपके थ्रेड्स हैं, ठीक है, अब ये आपके कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली जो लोगों ने पॉइंट आउट किए, वरना और भी बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंकरेंसी का है एक इशू है, ट्रांजिशन का इशू है, और आपके पास जो ग्लोबल जो आपकी ट्रांजिशन है जो स्टेट्स है उसका इशू है। तब अब आ जाए इसकी जो मॉडलिंग है, ठीक है। हम यहाँ पे हमने एक सेट लिया है द स्टेट्स बेस्ड मॉडल जिस पे करते हैं कि v इज इक्वल टू v0, v1, v2 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ वेरिएबल्स है और सम डोमेन, ये एक डोमेन है उसके हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, p0, p1, ये आपके पैरामीटराइज आपके सर्शन है। इसमें एग्जांपल v0 ये हमने एक यहाँ इक्वेशन बनाई इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है, देन v3 ग्रेटर देन v4। स्टेट इज एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू द प्रोग्राम वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल s लेस देन v01, v13, v37 डॉटेड v18 इज टू, हमने कुछ वैल्यूज दे दी। फॉर
प्रीडिकेट फर्स्ट ऑर्डर असेंशन में क्या है, पी एस इज पी अंडर द असाइनमेंट एस। अब इस एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं, पी इज एक्स ग्रेटर वाई, वाई ग्रेटर जी, s is equal to less than x is equal to 4, y3 z5, then we have 4 greater 3 greater 5 which is false। तो ये देखिए हमने इसमें डिफरेंट स्टेट्स बना के, ये रूल्स हैं, ये फॉर्मल, ये ऑटोमेटा है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी जो आप पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये हमने बेसिक रूल्स लगाए ना, इन रूल्स को हम टेस्टिंग जब हम कोई सॉफ्टवेयर कहते हैं कि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है या जो टेस्टिंग टेक्निक्स पे बनाया गया है, तो वो इन्हीं रूल्स को लेके यूज कर रहा होता है, वो इन्हीं मेथड्स को लेके यूज कर रहा होता है कि उसने टेस्टिंग किस तरह करनी है। तो ये एक तो आपका बेसिक आपका स्टेट मॉडल है। हम देन बात करते हैं स्टेट स्पेस की। तो स्टेट स्पेस क्या है कि द स्टेट स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम इज द सेट ऑफ all possible states for it. For example, if v is equal to a, b, c and the variables are about the natural, then the state space include a0, b0, c0, a1, b0, c0, a1, b1, c0, a932, a this and c this। ये आपके पास एक स्टेट स्पेस है, ये उसकी एक बेसिक आपकी एग्जांपल है। देन आपकी जो एटॉमिक ट्रांजिशंस होती हैं, आपकी एटॉमिक ट्रांजिशंस क्या हैं? ईच एटॉमिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स a small piece of code such that no smaller piece of code is observable। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होता है, ठीक है, वो आप लेते हैं इज a is equal to a plus 1 atomic if in some system, example when a is a register। या आपने असेंबली कोर्स में देखा होगा कि आपके रजिस्टर्स होते हैं, आपके मेमोरी बफर रजिस्टर हैं, आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स हैं, ठीक है, आपके कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे। एंड द ट्रांजिशन इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग एन INC कमांड। ये आपकी लो लेवल, हम जो अपनी एक बेसिक कमांड यूज करते हैं अपने असेंबलर के अंदर, जिसमें आपके पास मेमोरी बफर, आपके पास MBR रजिस्टर्स होते हैं, आपके पास MAR रजिस्टर्स होते हैं। तो जो आपके मेमोरी बफर जितने भी रजिस्टर्स हैं और जो आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स हैं, हम उसमें एक कंपैरिजन स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें MBR भी है और आपके पास MAR भी है। उसके लिए हम अपनी बेसिक जो आपका असेंबलर है उसमें हम अपनी INC की बेसिक जो कमांड है वो उसको यूज कर सकते हैं। अब आपकी नॉन एटॉमिसिटी में क्या है कि जो आपकी नॉन एटॉमिसिटी में क्या है कि एग्जीक्यूट द, ये एक बेसिक आपका असेंबली है, ये आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है। एग्जीक्यूट द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 0 इन 2 कंकरेंट प्रोसेसर्स। अब देखें P इज इक्वल टू a+1 और P2 क्या है, वो भी a+1 है। इसमें इसका रिजल्ट क्या है, A2। इज दिस ऑलवेज द केस? अब यहाँ देखें, कंसिडर द एक्चुअल ट्रांजिशन। अब हमने यहाँ पे ये काम किया है और अब इसको रन कैसे करें? P1 इसमें लोड R1 को R1 में लोड किया। देन हमने अपनी कमांड जो आपकी बेसिक कमांड है INC की, उसको आपने यूज किया R1। देन आपने स्टोर R1 कामा A किया, फिर आपने लोड किया R2 में कामा A, फिर आपने अपनी बेसिक कमांड यूज की, INC की कमांड यूज की R2, और फिर आपने इसको स्टोर किया R2 में। A में भी आल्सो 1, यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है। आपके जो असेंबलर्स हैं, वो जो असेंबली लैंग्वेज है, वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हम तो 2+3 कर देते हैं, 5 आ जाता है, लेकिन बैकएंड के ऊपर सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज है। आप ठीक है, जब लैंग्वेज एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये लो लेवल जो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है आपके माइक्रो प्रोसेसर के लिए। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो इस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। अब इसमें आप देखें कि जो आपके डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं कि अब इसमें देखेंगे P1 लोड R1 A 0 है, R1 0 है, ठीक है, ये P2 लोड R2 A है, ठीक है, और यहाँ पे R2 की वैल्यू 0 है। ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, INC की जो आपकी हुई कमांड,
R1 1 है, फिर यहाँ पे कमांड R2 की एग्जीक्यूट हुई, R2 की वैल्यू 1 आ गई, इसने इसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद A की वैल्यू 1 है और इस A को R2 में भेजा तो यहाँ भी A की वैल्यू 1, यहाँ भी A की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ भी A की वैल्यू 1 आ गई। तो ये एक सिंपल सिनेरियो था कि आपने किस तरीके से, ठीक है, आपके जो आपके असेंबलर्स हैं, जो आपके रजिस्टर्स हैं, वो किस तरीके से कैसे काम कर रहे होते हैं। अब हम इन तमाम जो ट्रांजिशंस हैं इनको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ईच ट्रांजिशन हैज़ 2 पार्ट्स, हर ट्रांजिशन के देयर आर 2 पार्ट्स, ठीक है। एक है आपकी इनेबलिंग कंडीशन और एक है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपके पास इनेबलिंग कंडीशन है जिसको हम कहते हैं प्रीडिकेट, ठीक है, ये आपका पास एक प्रीडिकेट है और एक आपके पास मल्टीपल असाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल हम इसकी यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल भी देखते हैं कि A ग्रेटर B C कामा D colon D कामा C, दिस ट्रांजिशन कैन बी एग्जीक्यूटेड in states where A greater B, the result of executing it is switching the value of C with D। हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को किसके साथ जो है स्विच कर रहे हैं, C और D के साथ अपनी वैल्यू को जो है हम यहाँ पे स्विच ओवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपकी इनिशियल कंडीशन है वो क्या है कि A predicate I, the program can start from state S such that IS holds, for example IS is equal to A greater B and B greater C। तो ये आपके पास एक बेसिक जो आपकी इनिशियल कंडीशन थी वो ये कंडीशन थी। और जो आपके पास एक ट्रांजिशन सिस्टम होता है, वो जो ट्रांजिशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है कि ए फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स V, आवर सम डोमेन, ए सेट ऑफ स्टेट सिग्मा, ठीक है, सम अप के लिए यूज करते हैं इसको। ए फाइनाइट स्टेट ऑफ ट्रांजिशन T, ईच ट्रांजिशन E goes T has an enabling condition E। एक तो इसमें आपके पास enabling condition आ गई है E, और दूसरी जो आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, वो आपके पास T है। तो ये आपके पास एक एन इनिशियल कंडीशन आई। तो जो ये हमारे पास एक जो ट्रांजिशन सिस्टम है कि हम ट्रांजिशन सिस्टम को किस तरीके से यूज करते हैं, हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और इस एग्जांपल में आप देखेंगे हमने क्या किया है कि V इज इक्वल टू A B C D और E हमने ले ली है। सिग्मा की हमने यहाँ पे क्या वैल्यू दी है कि ऑल असाइनमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर वेरिएबल्स इन V, और T हमने क्या किया इज इक्वल टू C ग्रेटर 0 C कामा E इज इक्वल टू C माइनस 1 कामा E प्लस 1, D ग्रेटर 0 D कामा E इज इक्वल टू D माइनस 1 एंड E प्लस 1। और यहाँ पे हमने I की वैल्यू दे दी है। व्हाट डज दिस ट्रांजिशन सिस्टम डू, ये सिस्टम क्या करेगा। इसके लिए आप लोग जो है वो आज की क्लास के बाद बैठे सोचें कि क्या करेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और आपको इसका आंसर दूंगा कि व्हाट डज दिस ट्रांजिशन सिस्टम डू, कि ये सिस्टम क्या करेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप भी यहाँ तक इस बुक का चैप्टर पढ़ें और इसका आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मिलेगा और हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।